नमस्कार बच्चों। आज हम अपनी पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ शाम एक किसान पढ़ने जा रहे हैं। यह एक कविता है। इस कविता के कवि का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इस कविता में बच्चों एक जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया गया है। शाम के समय पहाड़ एक किसान की तरह बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। उसके सिर पर आकाश साफे के समान बंधा है। पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर सी लग रही है और पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान लग रहे हैं। दूर पूर्व दिशा में अंधेरा भेड़ों के समूह के समान दुबका हुआ सा बैठा महसूस हो रहा है। इतने में ही दृश्य बदलता है। इस शांत दृश्य में मोर बोल उठता है। मोर के बोलने का जो तरीका है वो ऐसा लगता है मानो कोई कह रहा हो, सुनते हो। इतने में लगता है जैसे सूरज की चिलम औंधी हो गई, उल्टी हो गई, उसमें से धुआं निकला, सूरज डूबा और अंधेरा छा गया। बिल्कुल आसान सी कविता है बच्चों। इसमें कई प्रतीक बनाए गए हैं। यहाँ जो पहाड़ है उसे किसान की तरह माना गया है। आकाश को उसका साफा या पगड़ी माना गया है। उसके घुटनों पर जो नदी बह रही है वो जैसे किसी के घुटनों पर चादर पड़ी होती है, कुछ वैसी लग रही है। और पलाश के फूल बच्चों बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे आग लगी हुई हो, उसका रंग बिल्कुल आग जैसा होता है। तो ऐसा लग रहा है दूर से जैसे पलाश के जंगल की अंगीठी दहक रही है और अंधेरा अभी आया नहीं है। वो जैसे कहीं दूर किसी भेड़ों के समूह की तरह दुबका हुआ बैठा है। यही बात बच्चों इसमें कही गई है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर से। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो। चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। तो बच्चों ये थी हमारी कविता। कुछ मुश्किल शब्द हैं, उनके अर्थ हम एक बारी देख लेते हैं। शब्दार्थ देखिए बच्चों। साफा सिर पर बांधने वाली पगड़ी, चिलम हुक्के के ऊपर रखने वाली वस्तु, चादर सी यानी चादर के समान, दहक रही है, जल रही है। पलाश एक प्रकार का वृक्ष जिस पर लाल रंग के फूल लगते हैं। सिमटा दुबका हुआ, गल्ले सा समूह के समान, औंधी यानी उल्टी। तो बच्चों ये थी हमारी छोटी सी कविता शाम एक किसान। अब हम इसके प्रश्न देखते हैं। इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। इसे बनाने के लिए 5 एक रूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। उन्हें उपमा कहते हैं। पहली एक रूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कवि ने आकाश का साफा वाक्यांश, कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एक रूपता नदी और चादर में दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी और पांचवी एक रूपताओं को खोज कर लिखिए। बच्चों दूसरी एक रूपता सूरज की चिलम। सबसे पहले हम एक बार कविता के साथ ही बच्चों देख लेते हैं। अपनी कविता में ही हम फिर से चलते हैं। देखो, सबसे पहले आकाश का साफा था, दूसरी एक रूपता थी सूरज की चिलम, तीसरी बताई हुई थी, चौथी थी पलाश की जंगल की अंगीठी, और जो अंधेरा है वो भेड़ों के गल्ले जैसा है। ये 5 एक रूपताएं दिखाई गई हैं। शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए कि शाम कब से शुरू हुई, तब से लेकर
सूरज डूबने में कितना समय लगा और इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए। तो बच्चों ये आपका अपना अनुभव होगा, आप लोग कोशिश करेंगे, स्वयं देखेंगे शाम को कि शाम जब होती है तो कौन कौन सी परिवर्तन आते हैं, कितने बजे शाम शुरू हुई और सूरज डूबने में कितना समय लगा। ये समय बेटा आप उस समय से काउंट करोगे जब सूरज डूबने वाला होता है, लाल रंग का हो जाता है। मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो सुनते हो। नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी एक या दो शब्दों में बांधिए। किस तरह से, जैसे मोर पीहू पीहू बोलता है तो ऐसे लगता है सुनते हो कोई कह रहा है। कबूतर कैसे बोलता है, गुटर गू करता है, तो मैं भी हूँ, शायद कुछ ऐसा कहेगा। कौवा काव काव करता है तो आओ आओ लगता है। इसी तरह से मैना जो बोलती है कुहू कुहू करके बोलती है, तो उसको उसके साथ देखिए कौन से शब्द हैं जो जुड़ सकते हैं। इसी तरह से बेटा तोता, चील और हंस, ये सारे आप इनकी बोली सुनकर और किस तरह की आवाज इनकी लगती है, कौन से शब्दों से ये मिलते जुलते हैं, ये आप स्वयं करोगे बच्चों। कविता से आगे, इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा। शाम के समय बेटा कौन कौन से रंग हमें आसमान में दिखाई देते हैं। हमें लाल दिखाई देता है, काला दिखता है, पीला दिखता है, थोड़ा सफेद भी दिखता है और बाकी रंग इन्हीं से मिलकर और बन जाएंगे। शाम के समय ये क्या करते हैं पता लगाइए। पक्षी क्या करते हैं, अपने अपने घरों को जाते हैं। खिलाड़ी खिलाड़ी अपना खेल बंद कर देते हैं। फल वाले भी अपने घर चले जाते हैं फल बेचकर। माँ बच्चों के लिए खाना बनाती है। पेड़ पौधे तो अपनी जगह खड़े होते हैं, वो भी सो जाते हैं। बच्चों पेड़ पौधों को भी नींद आती है, वो भी सोते हैं। पिताजी दफ्तर से घर आते हैं। किसान खेतों से लौट कर आते हैं और बच्चे खेलते हैं। शाम के समय खेलते हैं, बाद में माँ उन्हें अपने घर में बुला लेती है। हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत ने संध्या का वर्णन इस प्रकार किया है। संध्या का झुटपुट, बांसों का झुरमुट है, चहक रही चिड़िया, टी टुट टुट। ऊपर दी गई कविता और सर्वेश्वर दयाल की कविता में आपको क्या मुख्य अंतर लगा। बच्चों जो सुमित्रानंदन पंत की कविता है उसमें तो सीधे सीधे सांझ का चित्रण है। संध्या समय कैसा होता है, कैसे चिड़ियाँ उड़ती हैं, कैसे बांसों का झुरमुट दिखाई दे रहा है और कैसे चिड़िया बोल रही है, यही सब बताया गया है। लेकिन सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो कविता है वो काल्पनिक है। उसमें उन्होंने शाम को एक किसान के रूप में चित्रित किया है। सुमित्रानंदन पंत ने संध्या काल में किस प्रकार का वातावरण होता है सिर्फ उसे बताया है, लेकिन सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने उसे एक किसान के रूप में प्रस्तुत किया है। यही दोनों में अंतर है। शाम के बदले यदि आपको एक कविता सुबह के बारे में लिखनी हो तो किन किन चीजों की मदद लेकर अपनी कल्पना को व्यक्त करेंगे, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों के आधार पर लिखिए। बच्चों ये आप खुद देखोगे, अपने आप कैसे लिखोगे, सुबह की कविता किस प्रकार से आप लिख सकते हो, ये आप देखोगे। भाषा की बात, नीचे लिखी पंक्तियों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा, पानी का पर्दा सा मेरे आसपास था हिल रहा, मंडराता रहता था एक मरियल सा कुत्ता, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, घास पर फुदकती नन्ही सी चिड़िया। इन पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से कैसे शब्दों के साथ हो रहा है। यहाँ सा और सी का प्रयोग उन शब्दों के साथ हो रहा है जिनकी उपमा दी जा रही है। जैसे चादर की तुलना नदी से की जा रही है तो चादर सी। जिन शब्दों की उपमा दी जा रही है उनके साथ सा और सी का प्रयोग हुआ है और तुलना के लिए और समानता बताने के लिए इनका प्रयोग हुआ है।
अगला प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग आप किन संदर्भों में करेंगे? प्रत्येक शब्द से दो दो वाक्य बनाइए। आंधी, इसमें औंधी लिखा है पर ये आंधी शब्द है। औंधी का करोगे तो उल्टा होगा, आंधी करोगे तो आंधी अलग चीज है। तो प्रश्न, इसमें आप वाक्य क्या बना सकते हो? इस समय मेरे मन में प्रश्नों की आंधी चल रही है, या मेरे मन में विचारों की आंधी चल रही है, और कल आंधी आने के बाद सब कुछ बिखर गया। और अगर औंधी शब्द का प्रयोग करना है तो औंधी का भी हम कर सकते हैं। मैंने अपने हाथ का बर्तन औंधा कर दिया, या मैंने अपने हाथ की कटोरी औंधी कर दी, या वह बिस्तर पर औंधी पड़ी पड़ी रो रही है, या औंधी पड़ी पड़ी कुछ काम कर रही है। आप दोनों तरह से इसको कर सकते हो। दहक, दहक से चूल्हे में आग दहक रही है, धरती आग की तरह दहक रही है, या मेरे मन में क्रोध की आग दहक रही है। आप किसी भी तरह से इसका प्रयोग कर सकते हो। सिमटा, सिमटना है डर के मारे एक कोने में सिमटा हुआ बैठा है। मैंने सारे कपड़े या मैंने सारा काम सिमटा दिया, मैं अपने काम धंधे को धीरे धीरे सिमटा रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों ये थे हमारे प्रश्न। इसके साथ ही हमारा यह पाठ पूरा हो गया है। आप इसको अच्छे से समझकर इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद बच्चों।